अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास डार्विनिज्म। इस डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट को दूसरा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। और डार्विनिज्म कहने की वजह यही है क्योंकि इसे देने वाले जिस शख्स का नाम है वो है चार्ल्स डार्विन, जो कि एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एक नेचुरलिस्ट थे। इंग्लिश से मुराद ये है कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और उसके अलावा इसका बायोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जियोलॉजी के अंदर भी इनका काम था और नेचर को समझने में भी इनका काम था। और बेसिकली इनका जो काम है वो एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा काम है। और इन्हीं की थ्योरी को दूसरा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी का एक बेसिकली पॉइंट ये था, जो कि आज के दौर में माना जाता है, कि जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज होती हैं। जितने भी आज के दौर में जानवर मौजूद हैं उन सब का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। यानी सारे जानवर जो हैं वो किसी एक जानवर से आगे चल करके बिलोंग करते होंगे। तो अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की एजुकेशन के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो दाखिला लिया था वो मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर लिया था। यानी कि वो एमबीबीएस को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि वो फ्यूचर के अंदर एक डॉक्टर बनने वाले थे। लेकिन उन्हें इस फील्ड के साथ कोई लगाव नहीं था, उन्हें ये मेडिकल की फील्ड जो है कुछ खास पसंद नहीं थी, बल्कि उन्हें जो है बायोलॉजी और जियोलॉजी जो है वो ज़्यादा ही पसंद थी। तो उन्होंने एक और कॉलेज को फिर ज्वाइन कर दिया 1828 के अंदर। और वो जो कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था वो था क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। वहाँ से वो बीए में दाखिला लेने लग गए थे। उसके बाद लिखा हुआ है 1831 के अंदर, यानी कि अपनी दाखिला के 3 सालों के बाद उन्होंने एक सफ़र को शुरू किया। बेसिकली ये सफ़र जो था ये साउथ अमेरिका की तरफ था और शुरुआती तौर पर ये 2 सालों का सफ़र था, लेकिन ये फिर बाद में 5 सालों का सफ़र हो गया। अब जिस जहाज़ पर ये रवाना हुए थे उस जहाज़ का नाम है HMS बीगल। तो HMS बीगल के अंदर ये 1831 में रवाना हुए और 5 सालों के बाद ये वापसी इंग्लैंड लौट आए। अगर हम बात करें इनके इस सफ़र के हवाले से, इनके वॉयेज के हवाले से, वॉयेज बेसिकली समुद्री सफ़र को कहा जाता है। तो एच बीगल ने जो सफ़र शुरू किया था वो इंग्लैंड के एक इलाके प्लाईमाउथ जो है वहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया था। फिर ये अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए साउथ अमेरिका से होते हुए गुजरे और फिर ये कुछ और जगहों पर भी चले गए और ये ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे। और जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया से केप टाउन की तरफ रवाना हुए। केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। और फिर दोबारा से वो साउथ अमेरिका पहुंचे और फाइनली जो है ये अपने इलाके में वापसी पहुंच गए, यानी कि ये इंग्लैंड वापसी आ गए। तो पहले ये इंग्लैंड से रवाना हुए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से रवाना हुए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ये रवाना हुए और पहुंचे केप टाउन यानी कि अफ्रीका के इलाके में। और अफ्रीका से फिर दोबारा ये वापसी साउथ अमेरिका पहुंचे और साउथ अमेरिका से ये पहुंचे अपने वापसी इलाके के अंदर, यानी कि 1836 के अंदर। इस तस्वीर में देखेंगे तो उनके रास्ते को जिक्र किया जा रहा है कि वो यहाँ से रवाना हुए हैं और पहुंचे हैं इस साउथ अमेरिका के पास। साउथ अमेरिका को ये क्रॉस करते हुए आप पहुंचे हैं सिडनी की तरफ। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का इलाका है। तो क्योंकि दुनिया गोल है तो इस हिसाब से ये यहाँ से रवाना हुए तो इस तरफ जहाँ पहुंचे हैं। और फिर इस सिडनी से होते हुए, इस ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ये पहुंचे हैं इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए, ये पहुंचे हैं केप टाउन यानी कि साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से दोबारा ये पहुंचे हैं साउथ अमेरिका और फिर वहां से वापसी ये अपने शहर को पहुंच गए, यानी कि प्लाईमाउथ वापसी आ गए। तो इन्हें इस सफ़र के दौरान 5 सालों का वक्त लगा। अब इनके सफ़र के हवाले से लिखा हुआ है कि HMS बीगल जो है उनका सफ़र ज़्यादातर साउथ अमेरिका की तरफ था। तो जब वो साउथ अमेरिका में मौजूद थे तो साउथ अमेरिका के किनारे से, साउथ अमेरिका के साहिली किनारे से ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ को कलेक्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ जानदारों को कलेक्ट कर रहे थे। प्लांट्स एनिमल्स दोनों को कलेक्ट कर रहे थे। ना सिर्फ ये जिंदा जानदारों को कलेक्ट कर रहे थे बल्कि फॉसिल्स जो थे उनको भी कलेक्ट कर रहे थे और उनकी भी स्टडी कर रहे थे, उनको भी नोट डाउन कर रहे थे। अपनी डायरी इनके पास मौजूद थी जिसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि बर्ड्स की कई ज़्यादा स्पीशीज़ को जो है, बर्ड्स के कई ज़्यादा सैंपल्स को जो है इन्होंने कलेक्ट किया। और ख़ास तौर पर एक चिड़ियाओं का जिक्र है जिनका नाम है फिंचेस। तो इन फिंचेस को इन्होंने गिलापेगोस आइलैंड से जो है कलेक्ट किया। ये गिलापेगोस आइलैंड जो है ये भी साउथ अमेरिका के करीब मौजूद एक आइलैंड है। तो इस आइलैंड से इन्होंने इन फिंचेस को कलेक्ट किया। जब इन्होंने इस फिंचेस को कलेक्ट किया तो इन्हें ये मालूम पड़ा कि ये जो फिंचेस गिलापेगोस आइलैंड पर मौजूद है ये फिंचेस बाकी की दुनिया में पाए जाने वाले फिंचेस की जैसी हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है कि इनकी जो चोंच है और इनकी साइज़ जो है और इनकी शेप जो है इनके अंदर फ़र्क है। और इनकी साइज़ के अंदर और इनकी चोंच के अंदर फ़र्क किस वजह से? फूड के हवाले से, कि जो फूड मौजूद है उस फूड को खाने के लिए ये अलग अलग तौर पर एडाप्ट हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फिंचेस को दिखाया हुआ है ये है फ्रूट ईटर्स। इनकी चोंच और इनकी शेप जो है इस तरह से बनी हुई है कि ये फ्रूट को खा सकती है। बाकी जो यहाँ पर ये वाली फिंचेस को दिखाया हुआ है ये ऐसी फिंचेस हैं जो कि इंसेक्ट को खाने वाली हैं, इंसेक्टिवोरस है। फिर उसके अलावा ये जो फिंचेस दिखाई गई ये हैं कैक्टस ईटर्स, यानी कि वो जो कि कैक्टस प्लांट को खा रही हैं।
फिर बाकी जो फिंचेस को डिस्कस किया जा रहा है ये वो फिंचेस हैं जो कि सीड को खा रही हैं। अब इनके अंदर भी फ़र्क है क्योंकि सीड की साइज़ के हिसाब से, इंसेक्ट की साइज़ के हिसाब से, तो इनके अंदर भी फ़र्क जो है वो पाया जाता है। बेसिकली मकसद यहाँ पर ये है कि ये सारे जानदार जो मुख्तलिफ जानदार हैं ये एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज़ हुए हैं। एक कॉमन एंसेस्टर से इतने ज़्यादा किस्म की वैराइटीज़ जो है हासिल हुई है। तो एवोल्यूशन का यहाँ पर मकसद ये बताने का है कि एक जानदार कई ज़्यादा किस्मों में इवॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डायरेक्शन में ये बना, फिर से ये बना, फिर से ये बना, इस तरह से नहीं होता। एक एवोल्यूशन कई ज़्यादा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो सकती है। एक जानदार से मुख्तलिफ तरह के जानदार जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इनके हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है कि जब ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे, जानदारों को कलेक्ट कर रहे थे, तो डार्विन ने जो है एक चीज़ पर मान लिया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेसिकली एवोल्यूशन को काज करती है। नेचुरल सिलेक्शन जो है इस वजह से जानदार जो है वो इवॉल्व करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि वो जानदार जो अपनी नेचर में सरवाइव कर सके, वो जानदार जिसे नेचर सपोर्ट करे, वही जानदार जो है अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। और नेचर में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो अपने अंदर एडाप्टेशंस लाएगा, चेंजेस लाएगा। तो क्योंकि उसने अपने अंदर चेंजेस लाए हुए हैं, तो वो जानदार जो है मुख्तलिफ हो जाता है बाकी जानदारों से, उसमें एडाप्टेशंस आ जाती हैं। तो एडाप्टेशंस की वजह से वो जानदार बाकी जानदारों से अलग दिखने लग जाता है और इसी एडाप्टेशन की वजह से ही वो सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ पर एडाप्टेशन के हवाले से ये बयान किया जा रहा है कि ज्योग्राफिकल या किसी और तरह का जो रुकावट होगा वो एडाप्टेशन को ला सकता है। इस बात का मकसद क्या है, तो आप इसको समझ लें सिंपली इस मिसाल से कि ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। अब ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं ये बाकी इलाकों से अलग हैं। तो यहाँ पर इन इलाकों के दरमियान में एक बैरियर मौजूद है। अब ये जो बैरियर मौजूद है ये जियोग्राफिकल बैरियर है, यानी वाटर का जो बैरियर है वो इन इलाकों में मौजूद है और इस रुकावट की वजह से यहाँ के जानदारों को मौका मिलेगा अलग तरह से डेवलप होने का। और बाकी दुनिया में जो जानदार होंगे वो अलग तरह से डेवलप करेंगे क्योंकि वहाँ के इलाके अलग होंगे, वहाँ का मौसम अलग होगा और ये वाले जानदार इस तरफ नहीं आ सकते। तो लाजमी बात है इनमें फिर चेंजेस नहीं डेवलप करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन के हवाले से, या जिसको हमने डार्विनिज्म का नाम दिया था। बेसिकली अगर हम बात करें ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये 1859 के अंदर एक किताब जो इन्होंने लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उस किताब के अंदर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया था। अब 1859 में ही इन्होंने इस बुक को पब्लिश क्यों किया, हालांकि इनका सफ़र जो है 1836 में ही कंप्लीट हो चुका था। तो इसकी वजह यहाँ पर यह लिखी हुई है कि वो अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करते थे, यानी कि इन्हें डर था कि इनकी थ्योरी का मजाक उड़ाया जाएगा, इनकी कॉन्सेप्ट को जो है वो ठुकरा दिया जाएगा क्योंकि इनके पास कोई खास एविडेंसेस भी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे। तो 1852 के बाद ही वो वक्त आया है कि जब इन्होंने इस पर बाकायदगी से काम करना शुरू किया है और उस दौरान ही में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए हैं सैंपल्स, ताकि इनके काम को, इनके कॉन्सेप्ट को, नेचुरल सिलेक्शन को, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को जो है सपोर्ट मिल सके, ताकि ज़्यादा एविडेंसेस मिल सके। शुरुआती तौर के बाद से लिखा हुआ इनिशियली इन्होंने जो है ब्रीफ स्केच बनाया था, यानी कि एक आउटलाइन बनाई थी कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। फिर बाद में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दी एवोल्यूशन की प्रोसेस के ऊपर, और लिखा हुआ है कि शुरुआती तौर पर इन्होंने अपने दोस्तों और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ ही इस बुक को जो है डिस्कस किया था, क्योंकि वजह ये थी कि ये एक सेंसिटिव इशू था। और सेंसिटिव ये क्यों था हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका मज़हब के साथ काफ़ी ज़्यादा टकराव था। तो यही वजह है कि इन्होंने इस सेंसिटिव इशू की वजह से इसे पब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दिया। अगर हम इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के हवाले से बात करें तो इसका मानना ये है कि आज के दौर में जो हमें जानदार नज़र आते हैं वो सारे जानदार जो हैं पुराने जानदार जो मौजूद थे पहले के दौर में उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनकी नस्ल है। यानी आज के दौर में जितने भी जानदार सारे हमें नज़र आते हैं वो उन सारों का एक कॉमन एंसेस्टर भी रहा होगा, वो सारे एक ही जानदार में से अराइज हुए होंगे। और आज के दौर में वो हमें अलग नज़र आते हैं मुख्तलिफ जानदार। उनकी वजह ये है कि वक्त के साथ साथ जो है उनके जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर फ़र्क आया है। तो ये फ़र्क स्लोली फ़र्क है, आहिस्ता आहिस्ता से वक्त के साथ साथ जो है जीन्स चेंज होते हैं, डीएनए चेंज होता है, तो इस तरह से ये हमें फ़र्क नज़र आता है। डार्विन का दूसरा मानना ये भी था कि नेचर सिलेक्शन जो है यही प्रोसेस है, इसी वजह से एवोल्यूशन आती है। और नेचर सिलेक्शन के नतीजे के अंदर नेचर जिसको फेवर करे वो कैरेक्टर जो नेचर के मुताबिक होंगे वही कैरेक्टर्स जो हैं आगे ट्रांसफ़र होते हैं और उन्हीं जानदारों को मौका मिलता है आगे सर्वाइव करने का और रिप्रोड्यूस करने का, और फिर वही कैरेक्टर्स जो हैं पॉपुलेशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं फिर आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो तस्वीरें मौजूद हैं। इस तस्वीर के अंदर लिमार्किज्म को डिस्कस किया जा रहा है और इस तस्वीर के अंदर डार्विनिज्म को डिस्कस किया जा रहा है। लिमार्किज्म के मुताबिक जिराफ जो पहले के दौर में मौजूद थे उन सब की छोटी हाइट थी, फिर उन्होंने उन्हें खींचना शुरू किया फुट तक रसाई हासिल करने के लिए।
लेकिन डार्विनिज्म के मुताबिक अगर बात करें तो इनका मकसद ये है कि जो पहले के दौर में जिराफ मौजूद थे, उनकी गर्दन जो थी वो मुख्तलिफ हाइट की हुआ करती थी। अभी यहाँ पर मामला ये आ गया कि दरख्त ऊंचाई पर मौजूद थे, तो जिनकी हाइट छोटी थी वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, वो दरख्तों तक नहीं पहुँच पाए। तो इस वजह से जो लॉन्गर नेक्ड जिराफ थे, यानी कि वो जिराफ जिनकी गर्दन बड़ी थी, वही सर्वाइव कर पाए, उन्हीं की औलाद जो है आगे चलती गई। बाकी अगर हम लिमार्किज्म की बात करें तो लिमार्किज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जानदारों ने अपनी गर्दन को खींच करके बड़ा कर दिया फुट तक हासिल करने के लिए। तो बेसिकली डार्विनिज्म बताता है कि जानदारों में कंपटीशन होता है और सिर्फ वही सर्वाइव कर पाता है जिसके कैरेक्टर्स नेचर के मुताबिक ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इस सूरत हाल के अंदर छोटी गर्दन वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दरख्तों की हाइट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो नेचर उनको सपोर्ट नहीं कर रही। नेचर सपोर्ट कर रहा है उन कैरेक्टर को जो नेचर के मुताबिक है, और यहाँ पर नेचर में मौजूद है बड़े ट्रीज, तो बड़े ट्रीज तक रसाई के लिए गर्दन भी बड़ी होनी चाहिए। यही वजह है कि हमें एवोल्यूशन देखने को मिला और जिराफ जो है बड़ी गर्दन वाले हो गए। अगर हम मजीद बात करें डार्विन की थ्योरी के हवाले से, डार्विनिज्म के हवाले से, तो इसके बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कहता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट जो है वो कहलवाता है नेचर सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है हमारे पास डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब आप समझ लें औलाद, औलाद जिसके अंदर मॉडिफिकेशन से, औलाद जिसके अंदर चेंजेस हों। अब यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि जो एवोल्यूशनिस्ट हैं उन्हीं की तरह डार्विन का भी ये नज़रिया था कि आज के दौर में जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और रिलेटेड किस वजह से? कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से, कि सारे जानदार जो हैं वो एक ही जानदार से इवॉल्व हुए हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि आज के दौर में हमें जानदारों के मुख्तलिफ फार्म नज़र आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं एक सिंपल फार्म में से अराइज हुए हैं। यानी कि आज के दौर में हमें मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन सब का जो ओरिजिन है वो सिंपलर फॉर्म से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन वो जानदार बदल क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर जो कंडीशन है वो बदलती गई, माहौल बदलता गया, तो वो जानदार भी बदलते गए। तो आप जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ को या एवोल्यूशन को एक दरख्त के साथ समझे, एक ऐसा दरख्त जिसकी कई ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस के आखिर में जो भी हमें स्पीशीज़ नज़र आती हैं वो आज के दौर की स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर आपको जो है ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया हुआ है। सबसे पहले जानदार, फिर उसमें से मुख्तलिफ जानदारों का ग्रुप बना, बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बन गया, आर्किया का अलग ग्रुप बन गया। फिर उनमें से मजीद हमें जानदार देखने को मिले, यानी फंजाइम का अलग ग्रुप बन गया, प्लांट्स का अलग ग्रुप बन गया, और एनिमल्स का अलग ग्रुप बन गया। आज के दौर में ये हमें मुख्तलिफ जानदार नजर आते हैं जो आज के दौर में ये टिप पर दिखाए गए हैं। लेकिन देखेंगे सब का ओरिजिन कॉमन जानदार से हुआ होगा, यानी वर्टिब्रेट्स का इस जानदार से ओरिजिन हुआ होगा, और वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स का यहाँ से ओरिजिन हुआ होगा, और तमाम जानदारों को यहाँ से ओरिजिन हुआ होगा। तो बेसिकली ये सब का कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर जो जानदार है वो तमाम एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पर जो जानदार है वो कॉमन एंसेस्टर तमाम प्लांट्स का, और यहाँ पर जो जानदार होगा वो कॉमन एंसेस्टर होगा तमाम फंजाई का। यानी जानदारों का एक कॉमन एंसेस्टर है जहाँ से वो अराइज हुए हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, तो पॉइंट्स ऑफ जंक्शन ऑफ ट्विग्स इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज ब्रांचेस। कि अगर हम एक एनिमल्स की ब्रांच देखते हैं जहाँ पर वो सारी ब्रांचेस इकट्ठी होती है, ज्वाइंट होती हैं, वो पॉइंट जो है उन एनिमल्स का कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रहा है। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, मेन ब्रांच को अगर हम देखेंगे, मेन ट्री को हम देखेंगे, तो वहाँ पर तमाम जानदारों की जो है कॉमन एंसेस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेचर सिलेक्शन और एडाप्टेशन से रिलेटेड पॉइंट्स को जिक्र करते हैं। नेचर सिलेक्शन का मकसद यही है, नेचर सिलेक्शन इस तरह से काम करती है कि उन जानदारों को सिलेक्ट करे जो बेहतर तौर पर एडजस्ट हो सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। अपने आसपास जो भी माहौल है उस माहौल के अंदर बेहतरीन तौर पर जो जानदार रह सकता है, वही जानदार जो है नेचर सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। अब लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स के पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी जिंदा रहने की और रिप्रोड्यूस करने की, और जो जानदार जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 इसके स्टेजेस होते हैं, 4 तरीक़ों से ये नेचर सिलेक्शन काम करती है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओवर प्रोडक्शन, ओवर रिप्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। जिन जानदारों के पास पावर होगी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की, उन्हीं का तादाद बढ़ता रहेगा। मज़ीद इसके बाद से लिखा हुआ है जानदारों की एक छोटी लाइफ है और उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, तो तमाम जानदारों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें और अपनी तादाद को बढ़ाती जाए। जानदारों की ये कोशिश क्योंकि ज़्यादा औलाद हो, उसकी एक वजह यह भी है कि तमाम जानदार जो हैं वो ज़िंदा नहीं बचते। माहौल के अंदर कुछ जानदार शिकार भी हो जाते, मर भी जाते, तो तमाम जानदार सर्वाइव नहीं कर पाते, तमाम ऑफ स्प्रिंग जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, और वो सेक्शुअल मैच्योरिटी को नहीं पहुँचती। यानी कि तमाम औलाद को भी ये मौका नहीं मिलता कि वो फ्यूचर के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं। तो ज़्यादा औलाद होगी तो ज़्यादा चांस रहेंगे उनके ज़िंदा रहने के।
अगर हम बात करें आज के दौर में आर्थ्रोपोड्स जो हैं या इंसेक्ट जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं। वजह यही है कि उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनमें से कुछ मर भी जाते हैं, बाकी ज़िंदा रहते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। और इसके मुकाबले में अगर कोई एनिमल ऐसा हो जिसके अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो, वो बहुत ही कम रिप्रोड्यूस कर रहा है और बच्चा भी माँ के पेट के अंदर ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो उनकी सर्वाइवल को भी खतरा हो जाता है। जैसे कि आज के दौर में हम एलिफेंट्स को देख रहे हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। वजह यही कि स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और गेस्टेशन पीरियड उनका ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट का जिक्र है, वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने की कोशिश। अब ये है कि जब जानदार ज़्यादा अगर कोई रिप्रोड्यूस कर भी देता है तो उन जानदारों को फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है रिसोर्सेज के लिए, कि खाना हमारे पास कम मौजूद है और लिविंग कंडीशंस जो है वो कम मौजूद हैं, प्रीडेटर्स ज़्यादा मौजूद है, शिकारी मौजूद हैं और बीमारियां वगैरह मौजूद हैं, पैरासाइट वगैरह मौजूद है जो नुकसान पहुंचाएंगे। अब उन सब से हमें बचना है ताकि हम जिंदा रह सके। तो तमाम जानदार जो होते हैं वो इस स्ट्रगल में कामयाब नहीं हो पाते, सर्वाइव वो नहीं कर पाते और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सर्वाइवर्स होते हैं उन सबको मौका नहीं मिलता रिप्रोड्यूस करने का, तो इस तरह से भी जानदारों का तादाद जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर मज़े लिखा हुआ है कि जानदार जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने ही जानदारों के खिलाफ भी। यानी कि अगर एक जंगल मौजूद है, उस जंगल में हिरन मौजूद है, तो उनका आपस में मुकाबला होगा मेटिंग के लिए और दूसरा उनका मुकाबला होगा फूड के लिए। तो जानदारों का आपस में मुकाबला जो है ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलवाता है और जानदार दूसरे जानदारों से भी मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें शेर और हिरन, तो शेर और हिरन इन दोनों का आपस में मुकाबला होगा, तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलवाएगा या इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलवाया जाएगा। मज़े लिखा हुआ है कि जानदारों का सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन नहीं होता, बल्कि उनका इन्वायरमेंट के साथ में भी कंपटीशन होता है, उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हम कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कभी नेचुरल कैटास्ट्रोफिस आ जाती हैं, मतलब कि कोई बड़े से खतरे आ जाते हैं, तूफान आ गया, तो उस तूफान के अंदर जल्जले के अंदर भी अपने आप को बचाना होता है, तो ये भी उनके अंदर इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी आ जाती है। तो जो इस सब से बच गया फिर वो आगे अपने आप को डेवलप कर पाएगा, उसी के अंदर फिर रिप्रोडक्शन भी हो पाएगी और उसी के अंदर जो चेंजेस भी अगर आ गए तो वो आगे उन चेंजेस को पास ऑन करेगा। तो इस तरह से उसी का बचना होगा जो कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कर चुका होगा। एक और पॉइंट का यहाँ पर जिक्र है, वो है जेनेटिक वेरिएशन। लिखा हुआ है कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पर एक जैसे जानदार मौजूद है, तो उनके जो मेंबर्स हैं उन सब के अंदर स्लाइटली डिफरेंट जो है हमें चेंजेस नज़र आते हैं, ताकि उनका सर्वाइवल का चांस और रिप्रोडक्शन का चांस जो है बढ़ सके। जानदार को जैसे होंगे जिनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिनकी सर्वाइविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। हम इंसानों में देखते हैं तो कुछ इंसान बीमार होते हैं, कुछ ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो हम इंसानों में भी ये वैरायटी हमें नज़र आती है। अगर ऐसा ना होता तो एक मसला यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि अगर एक कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी में फिर पूरा का पूरा ग्रुप ही खत्म हो जाता, तो सारे जानदार इस तरह से खत्म हो जाते। तो जानदारों में जो फ़र्क मौजूद है इसे हम वेरिएशन का नाम देते हैं और ये वेरिएशन उसके चांस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं और उनकी बका का, जानदारों के ज़्यादा जिंदा रहने का भी ये एक सबब बनती है। हमें मालूम है कि जानदारों में जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन्हें ट्रेड्स कहा जाता है। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाते हैं। जिस जानदार में ज़्यादा अच्छे ट्रेड मौजूद हैं जो उसके सर्वाइवल को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसे हम एडाप्टिव ट्रेड्स कह रहे हैं, जो उसने एडाप्टेशन के नतीजे में अपने अंदर दाखिल किए हैं। तो अब हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हवाले से, कि जो जानदार सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, वही अपने आप को ज़िंदा रख पाएगा। लिखा हुआ है कि स्पीशीज़ जो हैं उनके पास जो मेंबर्स मौजूद हैं उनके पास कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो जिसके पास बेहतर कैरेक्टर्स होंगे बाकियों के मुकाबले में, उसी का सर्वाइवल और उसी की रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जिस जानदार के पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे जीन्स मौजूद हैं, वही अपने आप को बाकियों के मुकाबले में बचा पाएगा। लिखा हुआ है जेनेटिक्स के एतबार से, जेनेटिक्स के हवाले से, जिनके पास बेटर सेट ऑफ जीन्स होगा, जिसके पास सारे जीन्स अच्छे होंगे, उसी का चांस ज़्यादा होगा सर्वाइवल का और उसी जानदार को हम फिटेस्ट कहेंगे। यहाँ फिट से मुराद फिजिकल फिट नहीं है, यहाँ फिट से मुराद है जेनेटिकली फिट, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बेहतरीन होगा। मज़ीद लिखा हुआ है डार्विन के मुताबिक कि जो जानदार के पास बेहतरीन जीन्स होंगे वही आगे सरवाइव कर पाएगा, ज़िंदा रह पाएगा और उसकी जब रिप्रोडक्शन होगी तो वो उन सारे जीन्स को अपनी औलाद में भी ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से औलाद में भी अच्छे जीन्स जो हैं पहुँचेंगी, तो वो जानदार जो है आगे बचती रहेगी। तो यहाँ पर अब बात आ रही है नेचर सिलेक्शन के प्रोसेस की। नेचर सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिलेक्ट करेगा जानदार को, जो जानदार को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और ख़ासतौर पर ये फिटेस्ट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। अब हर इलाके का फिटेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा। बेसिकली ये जीन्स पर बात होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक कैमल एक जगह पर मौजूद है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा मौजूद है, अब कैमल उस बर्फ़ के इलाके के मुताबिक वो फिटेस्ट नहीं कहलवाएगा, तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी फिटनेस का तयन होता
होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर रहे होते हैं पेंगुइन्स के हवाले से, तो पेंगुइन्स जो हैं वो डिज़र्ट में फिट नहीं कहलवाएँगे। तो हर जानवर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो फिट अलग कहलवाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसके पास अगर बेहतर जीन्स होंगे तभी वो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा। अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में ये होता है कि जानदारों में बेहतर जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और ख़राब जीन्स जो हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। यानी कि जो जानदार सिर्फ सर्वाइव कर पाया, बच पाया, उसी के पास लाज़िमी बात है बेहतर जीन्स मौजूद हैं। आगे उन्हीं जानदारों की मेटिंग होगी, इसी तरह से बेहतर जीन्स जो है वो औलादों में ट्रांसफ़र होते रहेंगे और ख़राब जीन्स वाले जानदार वैसे ही ख़त्म हो रहे, तो उनकी नस्ल ख़त्म होती जाएगी, ख़राब जीन्स जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। मज़ीद बात यहाँ पर ये की जा रही है कि डार्विन के मुताबिक जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी के मामले में। यानी नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में जानदारों के अंदर एवोल्यूशन आती है, जानदार जो है वो नए बनते हैं। हालांकि ये एक प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के होने से जो है जानदारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से चेंजेस आ जाते हैं। और जब नई जानदार बनता है, नई स्पीशी की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को स्पेसिएशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को या डार्विनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जिक्र करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ डार्विनिज्म, कि डार्विनिज्म की शुरुआत, डार्विनिज्म का डेवलप होना ये किस तरह से हुआ और डार्विन को ये ख्याल किस तरह से आए। बेसिकली यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम मौजूद हैं, जैसे कि चार्ल्स लेल, जेम्स ह्यूटन, थॉमस मेलेथस। इन साइंटिस्ट के हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि डार्विन जो है इनके काम से इंस्पायर था, इनकी रिसर्च से इंस्पायर था, और इनकी रिसर्च जो थी वो फॉसलाइजेशन के हवाले से थी कि किस तरह से पुराने जानदार फॉसल्स में बदल जाते हैं और फॉसल्स का तादाद किस तरह से एवोल्यूशन के साथ है। यानी कि आज के दौर में हमें जो पुराने जानदार फॉसल्स की सूरत में मिलते हैं वो आज के दौर के जानदारों से मिलते जुलते हैं। तो फॉसल्स किस तरह से एवोल्यूशन के साथ रिलेट करें, ये सारी चीज़ें इन साइंटिस्ट ने पहले बयान की हुई थी। अगर हम चार्ल्स लेल के हवाले से बात करें तो चार्ल्स लेल से डार्विन इस कदर इंस्पायर था कि इनकी किताब लेकर डार्विन जो है वो सफ़र पर रवाना हुआ था। तो ये एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे और उनकी जियोलॉजी की किताब जो है डार्विन अपने सफ़र में पढ़ रहा था। अब चार्ल्स लेल की एक थ्योरी का डिस्कस है, वो है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म ये एक थ्योरी है जो कि बताती है कि ज़मीन जो है वो स्लोली स्लोली चेंज हुई है और इस ज़मीन पर आने वाले चेंजेस जो ये कंटिन्यूसली ये चलते रहते हैं, ये ज़मीन पर चेंजेस आते रहते हैं जिससे ज़मीन बदलती रहती है। यही बात यहाँ पर चार्ल्स लेल के आवाज़ से लिखी हुई कि उनके मुताबिक ज़मीन पर चेंजेस आते रहते हैं और ये शुरू से, यानी कि जब से ज़मीन बनी है तब से चेंजेस आ रहे हैं और अभी तक ये चेंजेस हो रहे हैं और आज तक वो एक तरीके से ही काम कर रहे हैं। ज़मीन पर जो शुरू में चेंजेस आ रहे थे आज भी उसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं। मज़ीद लिखा हुआ है कि इनका मानना ये था कि ज़मीन जो है वो चेंजेस के बाद जो है डेवलप हुई है और ये चेंजेस वक्त के साथ आए, तो वक्त के साथ साथ ज़मीन में चेंजेस आए हैं और उसके साथ साथ ये डेवलप होती गई है। अब इन ख्यालात की वजह से डार्विन के दिमाग में भी कुछ ख्याल आता है। डार्विन के दिमाग में इस तरह से ख्याल आता है कि ज़मीन कितनी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, ज़मीन को कितना ज़्यादा टाइम हुआ है। अगर ज़मीन को इतना ज़्यादा टाइम हुआ है तो जो जानदार हैं वो भी डिफरेंट रहे होंगे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम आया होगा। तो इसी हवाले से इसने कहा कि ज़मीन पर जो लाइफ है वो भी चेंज हुई है। मज़े लिखा हुआ है कि डार्विन ने सोचा कि छोटे छोटे चेंजेस जो आते हैं वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा होते जाते हैं और इस तरह से एक पूरी स्पीशी जो है वो बदल जाती है और उसके अंदर फेवरेबल एडाप्टेशन आ जाती है नेचर सिलेक्शन के मुताबिक। यानी कि जानदार में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि उसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए फेवरेबल होते हैं। मज़े लिखा हुआ है कि डार्विन जिस जहाज़ में सवार था HMS बीगल, वहाँ का जो कैप्टन था कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय, उनका फ्रेंड था बेसिकली चार्ल्स लेल। तो यही वजह है कि कैप्टन फिट्जरॉय ने जो है डार्विन को बुक दी चार्ल्स लेल की और इस तरह से डार्विन के पास चार्ल्स लेल के ख्यालात जो है वो पहुंचे और फिर जो है डार्विन के थ्योरीज को पढ़ रहा था जैसे जैसे वो सफ़र करते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक और जियोलॉजिस्ट का जिक्र है जो कि हैं जेम्स ह्यूटन, जिनके काम से भी डार्विन जो थे वो इंस्पायर्ड थे। यहाँ पर यह बात बयान की जा रही है कि ह्यूटन ने चार्ल्स लेल से पहले ही फॉसिलाइजेशन के हवाले से बता दिया था कि किस तरह से फॉसिल्स की फॉर्मेशन होती है और जेम्स ह्यूटन ने यह भी बताया था कि ज़मीन पर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ज़मीन बनी है शुरुआत के अंदर, वो जो है आज तक हो रहे हैं और आज के दौर के अंदर भी उन प्रोसेसेस का जो तरीका है वो कभी भी नहीं बदला। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि डार्विन के पास ये ख्याल तब आए थे जब वो चार्ल्स लेल की किताब को पढ़ रहा था, लेकिन बेसिकली ये जो ख्याल थे ये जेम्स ह्यूटन के थे जिन्होंने इनडायरेक्टली चार्ल्स डार्विन को जो है इंस्पायर किया और चार्ल्स डार्विन ने जो है फिर नेचर सिलेक्शन का जो ख्याल है वो डेवलप किया। डार्विन ने कहा कि वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से स्पीशीज़ बदलती है, स्पीशीज़ में चेंज आता है, वो बेसिकली है नेचर सिलेक्शन। और ये नेचर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये उस दिन से वजूद में आया जब से पहली स्पीशीज जो है ज़मीन पर वजूद में आई, तब से ये प्रोसेस चलता आ रहा है और स्पीशीज जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हैं। अब यहाँ पर एक और इकोनॉमिस्ट का जिक्र है जो कि है थॉमस आर मेल्थस। थॉमस आर मेल्थस जो है इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थी ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इस तरह से हमारे पास फूड सोर्सेज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे।
हालांकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और फूड सोर्सेज जो हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह से भी डार्विन जो है इनकी ख्यालात से भी इंस्पायर हुआ था। वही बात लिखी हुई कि मेलेथस के मुताबिक ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और फूड इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और फूड कम होता जा रहा है, तो इस वजह से जो है डेथ रेट ज़्यादा होगा, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से भी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। डार्विन जो है फिर इस ख्यालात को तमाम स्पीशीज़ पर लेकर गया और उसने आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। मज़ीद लिखा हुआ है कि बेसिकली ये मेलेथस के ही आइडियाज़ थे जिसकी वजह से डार्विन को हेल्प हुई, डार्विन को स्टडी करने में ज़्यादा मदद मिली गैलापागोस फिंचेस को, कि उनके अंदर किस तरह से बीक जो है वो अडाप्ट हुई है, क्योंकि बीक की अडाप्टेशन जो थी वो उनके सर्वाइवल के ऊपर थी। तो जो जानदार फेवरेबल एडाप्टेशन लेकर आएंगे माहौल के मुताबिक, फूड के हवाले से हर हिसाब से बेहतरीन एडाप्टेशन लेकर आएंगे, तो वही सर्वाइव कर पाएंगे और वही कैरेक्टर्स जो है आगे की नस्लों में पहुंचेंगी। तो बेसिकली ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है और चेंजेस का आना, ये नेचर सिलेक्शन की बुनियाद होता है। अब हम एक और शख्स के काम का जिक्र करने वाले हैं, वो है अल्फ्रेड रुसल वेल्स। ये वो शख्स थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन को मोटिवेट किया था ताकि वो अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिख सके और अपनी थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन को जो है वो भी पब्लिश कर सके। यहाँ पर वही बात की जा रही कि जो वेल्स थे और चार्ल्स डार्विन थे, ये दोनों एक ही दौर के थे और ये वेल्स ही थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर डार्विन के साथ में काम किया था। और बेसिकली इस नेचर सिलेक्शन का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी सबसे पहले वेल्स जो है लेकर आए थे इस आइडिया ऑफ नेचर सिलेक्शन को। तो बेसिकली नेचर सिलेक्शन का आइडिया जो है, एवोल्यूशन के आइडियाज़ जो है, ये बेसिकली वेल्स के थे और वेल्स की जो रिसर्च होती थी, उनके जो लेटर्स होते थे, ये भी डार्विन के पास पहुंचते थे। और मज़ीद ये भी लिखा हुआ है कि डार्विन को कुछ बर्ड्स जो थे स्टडीज़ में हेल्प करने के लिए वो भी इस वेल्स ने सप्लाई किए थे ताकि वो जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मज़ीद लिख सके। मज़ीद लिखा हुआ है कि एक साइंटिफिक इदारा था जिसका नाम था लेनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। इस लेनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को वेल्स ने और चार्ल्स डार्विन ने दोनों ने साथ में जो है अपनी रिसर्च को भेजा था। मज़ीद लिखा हुआ है कि अपनी रिसर्च की पब्लिश होने के 1 साल के बाद 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर बुक हुई, तो इस वजह से भी डार्विन का नाम जो है एवोल्यूशन में ज़्यादा याद रखा जाता है। अब यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि आज के दौर के अंदर थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन जो है वो सिर्फ डार्विन के हवाले क्यों की जाती है, उसका क्रेडिट जो है वो डार्विन को क्यों दिया जाता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो वेल्स और डार्विन इन दोनों ने इस थ्योरी पर काम किया था, दोनों का बराबर काम था, लेकिन आज के दौर में डार्विन को ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। और वेल्स की अगर हम बात करें तो वेल्स का बहुत ही छोटा नाम हिस्ट्री के अंदर और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर अब दिया जाता है। हालांकि वेल्स के हवाले से लिखा हुआ है कि वेल्स ही वो इंसान थे जिन्होंने डार्विन को मोटिवेट किया ताकि वो अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो लिख सके, लेकिन फिर भी वेल्स को अब क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता। अब वही बात हमने जैसे कि कही कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो डार्विन ले रखी और पॉपुलैरिटी इवोल्यूशन के अंदर डार्विन को इस बुक की वजह से भी ज़्यादा हुई। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि डार्विन ने उसके 12 सालों के बाद एक और किताब लिखी, वो थी डिसेंट ऑफ मैन, और इसके अंदर वो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के ऊपर बात कर रहे थे कि इंसान जो है वो किस तरह से अराइज हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेल्स के हवाले से तो वेल्स इस पॉइंट पर अलग हो गए, यानी कि वेल्स का मानना जो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पर जो है वो डिफरेंट हो गया। उनका मानना था कि एवोल्यूशन के अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है, रूहानियत जो है वो भी किरदार प्ले कर रही है। तो इस तरह से इनका नज़रिया जो है वो डिफरेंट हो गया और ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो हो गई वो चार्ल्स डार्विन की होगी। और आज के दौर के अंदर हम लोग जिक्र करते हैं वो बेसिकली चार्ल्स डार्विन का ही एवोल्यूशन के अंदर करते हैं, बल्कि वेल्स का जिक्र हम नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्होंने बाकी मज़ीद काम नहीं किया एवोल्यूशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू डार्विनिज्म और बाकी टॉपिक्स को भी जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।